लास्ट में मैंने बोला था कि आपको एटॉमिक नंबर्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है, एटॉमिक नंबर्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो आपको एटॉमिक नंबर लिख के दिया था और आपको बोला था हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक जितने भी एलिमेंट्स है उन सब का एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए। और साथ में मैंने सबके एटॉमिक नंबर आपको लिख के भी दिए थे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 था और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 था। तो हमने पहले 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर और सिंबल आपको बताए थे, सही है। अब देखो हम यहाँ पे देखते हैं एटम के बारे में, ठीक है। तो पहला पॉइंट हम जो पढ़ने वाले हैं दिस इज अबाउट एटम। आप एटम्स के बारे में क्या जानते हो? डू यू नो समथिंग अबाउट द एटम? कितने लोगों को एटम के बारे में पता है? रेज़ योर हैंड। जिन लोगों को एटम के बारे में पता है वो अपना हाथ ऊपर करेंगे। जैसे मैं और बाकी फैकल्टी भी बोलती है आपको इंटरैक्टिव होना है, आपको कुछ पूछा जाए तो आपको उस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करना है, ठीक है। ओके, तो आउट ऑफ 65 ओनली 28 लोगों को पता है कि न्यूक्लियस मतलब एटम क्या है, ठीक है। ओके, चलो क्वांटिटी बढ़ गया, अब वो 31 हो गया, ठीक है। तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। तो जो भी कोई एलिमेंट होता है उस एलिमेंट का सबसे छोटा जो पार्टिकल होता है उस सबसे छोटे पार्टिकल को हम बोलते हैं कि इट विल बी एटम, ठीक है। कल हमने आप देखा था यहाँ पे जो एटम होता है दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ एटम। इसको हमने बोला था न्यूक्लियस ऑफ एटम, ठीक है। दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ एटम। इस न्यूक्लियस को लिख देते हैं, दिस इज अ न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस, ठीक है। एटम के अंदर 3 टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज का पार्टिकल जिसको हम बोलेंगे प्रोटॉन। एक होता है नेगेटिव चार्ज का पार्टिकल जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन, जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और तीसरा जो पार्टिकल होता है उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल पार्टिकल। और ये जो न्यूट्रल पार्टिकल होता है उसको बोलते हैं न्यूट्रॉन। क्या बोलेंगे? न्यूट्रॉन। तो ये 3 पार्टिकल्स से एटम बनता है। तो एटम जो है वो तीनों पार्टिकल से बनता है, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। ये जो मैंने यहाँ पे निकाला है ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। आफ्टर दैट इस न्यूक्लियस के अराउंड में ये जो होता है इसको हम बोलते हैं शेल। क्या बोलेंगे? शेल, ठीक है। इफ हम इसको देखेंगे तो ये हमारा शेल है, दिस इज आवर शेल। तो इसको और इसको हम बोलेंगे शेल। और शेल का दूसरा नाम होता है ऑर्बिट। शेल का दूसरा नाम होता है ऑर्बिट, ठीक है। इफ हम शेल की बात करेंगे तो ये हमारा फर्स्ट शेल है, ये हमारा सेकंड शेल है और ये हमारा थर्ड शेल है। फर्स्ट शेल को हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, नेक्स्ट वाला L और नेक्स्ट वाला रहेगा L, KLM। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेल, ठीक है। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस में चले गए हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस में चले गए हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियॉन, ठीक है। तो न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहेंगे। अब पॉजिटिव चार्ज की बात हो गई है, नेगेटिव चार्ज की बात हो गई है, अब न्यूट्रल की बात हो गई है, सॉरी नेगेटिव चार्ज बाकी है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन शेल में रहेगा। इलेक्ट्रॉन किस में रहेगा? शेल में रहेगा। जैसे आपने 9th या 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि शेल जो होता है
ये हमारा फर्स्ट शेल होगा, यहाँ पे सेकंड शेल होगा, ये थर्ड शेल होगा। फर्स्ट शेल का कैपेसिटी कितना होता है? फर्स्ट शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हम ऐड कर सकते हैं? मैक्सिमम। तो फर्स्ट शेल का मैक्सिमम कैपेसिटी होता है 2। सेकंड शेल का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना होता है? सेकंड शेल का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना होता है? 8। थर्ड शेल का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना होता है? थर्ड शेल का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना होता है? थर्ड शेल का मैक्सिमम कैपेसिटी होता है 18। थर्ड शेल का मैक्सिमम कैपेसिटी होता है 18। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे। ठीक है, आपने कभी सोचा कि फर्स्ट शेल के पास इलेक्ट्रॉन कम है, सेकंड शेल के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, थर्ड शेल के पास इलेक्ट्रॉन्स और ज्यादा है? फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। तो फर्स्ट शेल के पास ही इलेक्ट्रॉन कम है, सेकंड शेल के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा क्यों है? ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसा क्यों हुआ कि फर्स्ट शेल के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड के पास 2 है? व्हाई? फर्स्ट शेल के पास ही इलेक्ट्रॉन्स कम है, सेकंड के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और थर्ड के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ओके, धैर्य एंड अक्षर, आपने फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है? तो आप लोगों ने क्या किया? फॉर्मूला यूज किया 2n² से, और इसीलिए इस फॉर्मूला से पता चलेगा कि कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। मतलब आपने यही देखा, आपको किसी ने बोला ये फॉर्मूला याद कर लेना है, इस फॉर्मूला में n का वैल्यू पुट करना है, n का वैल्यू 1 पुट करो तो क्या होगा? 2 × 1, 1 का स्क्वायर 1 तो 2, इसीलिए फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। सेकंड शेल है तो n का वैल्यू रहेगा 2, तो 2 × 2n का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 × 4 कितना आएगा? 2 × 4 आएगा 8। इसलिए आपने बोला है कि सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। अब थर्ड शेल के लिए n का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो क्या होगा? 2 × 3 का स्क्वायर 9, तो 3 × 2 × 9 ये कितना हो जाएगा? 18, और इसीलिए आपने 18 बोला है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों हुआ? फर्स्ट शेल के पास इलेक्ट्रॉन 8 और सेकंड शेल के पास इलेक्ट्रॉन 2 क्यों नहीं हो सकते हैं? हाँ, 2 8 18 ठीक है, लेकिन व्हाई? सिंपल देखो, अब मैंने बोला यहाँ पे एक स्टेज है, क्लासरूम का ये स्टेज है, ठीक है? आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी देखा है? जिन लोगों ने देखा है हैंड रेस करेंगे। जिन्होंने मुन्ना भाई एमबीबीएस और 3 इडियट्स देखा है वो हैंड रेस करेंगे। देखो, सबसे ज्यादा हैंड रेस अभी हुए हैं। अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे थे उसमें एक ने भी इतने हैंड रेस नहीं किए जितने अभी हो रहे हैं, ठीक है? ओके, तो उस मूवी में क्या होता है कि जो पढ़ाने वाले फैकल्टी है वो यहाँ पे रहते हैं, इस जगह पे, और जो क्लासरूम होता है उसमें बेंचेस का अरेंजमेंट ऐसे होता है, ये दूसरा लाइन होता है, ये थर्ड लाइन रहेगा, ये फोर्थ लाइन रहेगा, ये फिफ्थ लाइन रहेगा। जाने के लिए ऐसी जगह होती है, ठीक है? ऐसे इफ हम इसको देखेंगे तो ऐसे क्लासरूम है, ठीक है? ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, ये फोर्थ रो है, ये फिफ्थ रो है। अब आप मुझे बताओ कौन से रो में सबसे ज्यादा स्टूडेंट बैठ सकते हैं? कौन से रो में सबसे ज्यादा स्टूडेंट बैठ सकते हैं? फिफ्थ वाले में। क्यों? क्यों क्यों ऐसा होगा? फिफ्थ वाले में ज्यादा स्टूडेंट बैठेंगे क्योंकि कैपेसिटी ज्यादा है ना। आपको कैसे पता चला कैपेसिटी ज्यादा है? साइज से ना। हाँ, तो इसका साइज सबसे छोटा है तो इसमें कम लोग बैठेंगे, इसका साइज सबसे बड़ा है, जगह ज्यादा है तो ज्यादा लोग बैठेंगे। और वही कॉमन सेंस को यहाँ पे भी तो यूज कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। अरे इसका साइज सबसे छोटा है, उससे बड़ा ये है और उससे बड़ा ये है, ठीक है? अब समझा? ठीक है, अब समझ में आ गया? हाँ, तो अब ये मत बताना इसका फॉर्मूला ये है इसलिए ऐसा ज्यादा है।
रीजन ये बताना कि इसके पास जगह कम है, और जब जगह कम रहेगी तो सिंपल सी बात है वहां पे बैठने वाले लोग भी कम रहेंगे, और वहां पे बैठने वाले लोग कम रहेंगे, और इसीलिए फर्स्ट के पास सबसे कम है और सबसे ज्यादा 5 है। क्लियर है? जिनको समझ में आ गया हैंड रेज कर दो ताकि सिग्नल मिलेगा मुझे, एक ग्रीन सिग्नल है और हैंड रेज कम होते इसका मतलब वो रेड सिग्नल है। रेड सिग्नल का मतलब समझ में नहीं आया है, हैंड रेज करने के लिए बोला है, थम्स अप करने के लिए नहीं बोला है। ठीक है, हैंड रेज एंड थम्स अप बोथ आर डिफरेंट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आपको कोई बोलेगा ना कि पहले शेल में कम क्यों है और थर्ड शेल में ज्यादा क्यों है, तो उसको बोलना ये फॉर्मूला तो सही है लेकिन बेसिक कंसेप्ट ये है, और आप बेसिक कंसेप्ट की तरफ हिसाब से जाना सीख लो। ठीक है, चलिए, ओके, गॉट इट। नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या आपने ऑक्टेट रूल पढ़ा है? ऑक्टेट रूल पढ़ा है? यस और नो? हाँ, क्या बोलता है ऑक्टेट रूल? ऑक्टेट रूल ये बोलता है कि किसी भी एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये स्टेबल बनेगा। ओके, लेट इट बी, 1 मिनट, आता हूं वापस में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टोटल कितने शेल है। देखो, इसको हमने न्यूक्लियस माना और इनको हमने शेल माना, इसको हमने न्यूक्लियस माना, इसको हमने शेल माना, तो आप मुझे बताओ यहाँ पे कितने शेल है? कितने शेल होंगे? 5। और शेल हमेशा काउंट करते हैं न्यूक्लियस के साइड में से, शेल हमेशा काउंट करते हैं न्यूक्लियस के साइड से, तो शेल इज काउंटेड ऑलवेज फ्रॉम द न्यूक्लियस साइड, नॉट फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑफ न्यूक्लियस। So this is first shell, second shell, third shell, fourth shell and fifth shell. Okay, I am asking you, which is the last shell? Which is the last shell? Last. Okay, which is the last shell? Fifth one. और जो लास्ट वाला शेल होता है, जो आउटर मोस्ट शेल होता है, उसको बोलते हैं वैलेंस शेल। क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल। ठीक है, तो आपको किसी ने पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैलेंस शेल, तो हम बोलेंगे जो लास्ट होता है, जो छेल्ला होता है, उसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल। द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एज द वैलेंस शेल। आउटर मोस्ट शेल ऑफ एटम इज कॉल्ड एज वैलेंस शेल। लेकिन कब? जब उसमें इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। हम उसी शेल को काउंट करेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन्स है, हम उसी शेल को काउंट करेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन्स है। हम ये काउंट कर लेते हैं कि पांचों के पास इलेक्ट्रॉन्स है, और इसीलिए जिस लास्ट वाले शेल में इलेक्ट्रॉन है उसको बोलेंगे वैलेंस शेल। क्या बोलेंगे? वैलेंस शेल। ओके, हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब जो लास्ट वाला शेल है इसको बोला वैलेंस शेल, और वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? लास्ट वाले शेल को बोलेंगे वैलेंस शेल, और वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उसको बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस शेल एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोथ आर डिफरेंट। वैलेंस शेल का मतलब आउटर मोस्ट शेल, एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है जितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में है। सेकंड लास्ट शेल को बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल। पेनल्टीमेट शेल, क्या बोलेंगे? पेनल्टीमेट शेल। और इस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उसको बोलेंगे पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन। इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें रहेंगे तो पेनल्टीमेट शेल, पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन। जो थर्ड लास्ट वाला शेल होता है इसको बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट शेल। क्या बोलेंगे? एंटी पेनल्टीमेट शेल। इसको हम बोलेंगे एंटी पेनल्टीमेट शेल, और एंटी पेनल्टीमेट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट शेल इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो वैलेंस शेल, पेनल्टीमेट शेल एंड एंटी पेनल्टीमेट शेल। तो ऑक्टेट रूल ये कहता है कि जो वैलेंस शेल है, जो वैलेंस शेल है, उस वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तो मॉलिक्यूल जो रहेगा वो स्टेबल रहेगा, तो मॉलिक्यूल जो रहेगा वो स्टेबल रहेगा, अदरवाइज मॉलिक्यूल जो रहेगा वो अनस्टेबल रहेगा। समझ गए बात को? क्या बोला मैंने? ऑक्टेट रूल का कहना ऐसा है किसी भी
किसी भी एटम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो मॉलिक्यूल स्टेबल रहेगा, अदरवाइज मॉलिक्यूल जो रहेगा वो अनस्टेबल रहेगा। तो किसी भी एटम का स्टेबिलिटी बताने का काम कौन करता है? ऑक्टेट रूल करता है। ऑक्टेट रूल क्लियर है? ऑक्टेट रूल क्लियर है? तो ऑक्टेट रूल का कहना ऐसा है कि लास्ट शेल में, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है, या तो 0 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या तो 0 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, दोनों चलेगा। या तो 8 होने चाहिए या तो 0 होने चाहिए, तो वो स्टेबल रहेगा, अदरवाइज वो अनस्टेबल रहेगा, अदरवाइज वो अनस्टेबल रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बोला ये हमारा न्यू एटम है, ये हमारा एटम है। धैर्य, देखो बेटा धैर्य, आपका जो क्वेश्चन है वो ये है, इनको काउंट कहां से करेंगे? ये जो है ना वैलेंस, पेनल्टीमेट, एंटी पेनल्टीमेट, ये इधर से है। इफ हम यहां से इधर आते हैं बेटा, देखो धैर्य, देखो बेटा, हम यहां से इधर जाते हैं तो ये हमारा आउटर मोस्ट है, और जो लास्ट में है, जो एकदम पीछे है, जो एकदम बैक साइड में है, जो एकदम दूर है, वो वैलेंस शेल। तो जो लास्ट वाला है उसको वैलेंस शेल, जो सेकंड लास्ट वाला है वो पेनल्टीमेट शेल, और जो थर्ड लास्ट वाला है वो एंटी पेनल्टीमेट शेल। ओके ओके। इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में जंप कर सकता है? यस, दैट इज पॉसिबल। इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में जंप कर सकता है, वो हम लोग सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, तो तब तक आप इंतजार करो, वो भी हो जाएगा। हाँ, अब मुझे बताओ इस शेल में किस शेल को वैलेंस शेल कंसीडर करूं मैं? इस शेल में, इसमें किसको मैं वैलेंस शेल कंसीडर करूं? हाँ, लास्ट वाला पता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नंबर और नंबर, which is called as the valence shell, third, which is called as penultimate shell, which is called as penultimate shell, okay, and which is antepenultimate shell, okay, that's very good। चलो बहुत बढ़िया है, इसी प्रकार से रिस्पांस देते रहो, आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग, ठीक है। अब ये हुई इसकी बात। अब देखो यहाँ पे एक शॉप है, दुकान है, यहाँ पे एक शॉप है, ओके, चलो शॉप को छोड़ देते हैं, इसका कुछ काम नहीं आएगा, इधर से ट्राई करते हैं। इफ आपको यहां से कुछ चुराना है, देखो, तो क्या चुराना इजी रहेगा? क्या चुरा सकते हो इजीली? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन? आपको एटम में से कुछ चुराने के लिए बोला है, तो आप किसको इजीली चुरा सकते हो? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन? इलेक्ट्रॉन। अब कोई पूछेगा आप इलेक्ट्रॉन को ही क्यों चुराओगे, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन को क्यों नहीं? तो सिंपल सी बात है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटसाइड में है, और न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में से किसी को बाहर निकालना है, दैट इज डिफिकल्ट। न्यूक्लियस में से किसी को बाहर निकालना है, दैट इज डिफिकल्ट, और इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन्स को इजीली बाहर निकाल सकते हैं, हम इलेक्ट्रॉन्स को इजीली बाहर निकाल सकते हैं। अब मैंने पूछा आपको थर्ड शेल, सेकंड शेल और फर्स्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो कहां से इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे? फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बोला है, तो आप कहां से निकालोगे? थर्ड शेल के। जैसे ही थर्ड शेल के इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे, तो जैसे ही थर्ड शेल के इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे तो सेकंड शेल, और सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे तो फर्स्ट शेल। समझ में आ रहा है? तो हमेशा इलेक्ट्रॉन को ही ट्रांसफर करेंगे, और इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के टाइम पे, तो इससे एक बात सीखनी है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में से किसका ट्रांसफर हो सकता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में से किसका ट्रांसफर हो सकता है? इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, ये बात आपको बहुत अच्छे से समझनी है।
ठीक है। तो ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा। ओके, यहां तक ठीक है। तो तीनों पार्टिकल में से एक ही पार्टिकल ऐसा है जो ट्रांसफरेबल है। तीनों पार्टिकल में से एक ही पार्टिकल जो है ऐसा है जिसको हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, बाकी किसी को ट्रांसफर नहीं करेंगे। अब ठीक है, ओके ना, यहां पे मेरे पास बॉक्स है। इस बॉक्स में मेरे पास प्रोटॉन है 12। प्रोटॉन कितने हैं? 12। और इस बॉक्स में न्यूट्रॉन जो है वो 15 है। तो मुझे बताओ इस बॉक्स के ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना आएगा? एक बॉक्स के अंदर हमने 12 प्रोटॉन को और 15 न्यूट्रॉन को रखा हुआ है, तो इस बॉक्स के ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना आएगा? प्लस माइनस न्यूट्रल जो भी है, इस बॉक्स के ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना आएगा? इस बॉक्स के ऊपर ओवरऑल चार्ज आएगा -+12। कितना आएगा? +12। अब क्यों? उसका रीजन बताता हूं। न्यूट्रॉन 15 है, एक न्यूट्रॉन का चार्ज होता है 0, तो 15 न्यूट्रॉन का चार्ज रहेगा 0। एक न्यूट्रॉन का चार्ज होता है 0, तो 15 न्यूट्रॉन का चार्ज रहेगा 0। देखो, दिस इज सिंपल बेसिक। आप में से कोई मुझे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि सर फर्स्ट चैप्टर कब शुरू कर रहे हो। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर में भी आता है, सेकंड चैप्टर में भी आता है। बेसिक है, रिपीट कर रहा हूं। ये आपको 10th में पता होना चाहिए था, 9th में पता होना चाहिए था, लेकिन कोविड की वजह से जो इश्यूज हुए हैं उनके वजह से आप इसको नहीं पढ़ पाए हैं, तो उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स। बेसिक के लिए कितने दिन रहेंगे वो नहीं बता सकता हूं, ये कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे रिस्पॉन्स करोगे। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान देना है, हर एक चीज को समझना है, हर एक बात को नोट डाउन करना है और साथ में डाउट्स पूछते रहना है। ठीक है, धैर्य। ओके, अभी मैंने बोला है मेरे पास एक बॉक्स में 12 प्रोटॉन है। P का मतलब प्रोटॉन, N का मतलब न्यूट्रॉन और E का मतलब इलेक्ट्रॉन। इस बॉक्स के अंदर कितने प्रोटॉन है? न्यूट्रॉन 15। एक न्यूट्रॉन का चार्ज 0 है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है +1, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है -1 और न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 0। एक न्यूट्रॉन का चार्ज 15 है, तो 15, एक न्यूट्रॉन का चार्ज 0 है, तो 15 न्यूट्रॉन का चार्ज रहेगा 0। एक प्रोटॉन का चार्ज आता है +1। हमारे पास कितने प्रोटॉन है? हमारे पास कितने प्रोटॉन है? हमारे पास प्रोटॉन है 12, तो चार्ज रहेगा +12। तो 0 + 12, तो ओवरऑल चार्ज बन जाएगा +12। समझ में आ गया? तो इस बॉक्स के ऊपर ओवरऑल जो चार्ज रहेगा वो कितना रहेगा? +12। जिनको समझ में आ गया है हैंड रेस कर सकते हो। अक्षर पुजारा, सर जेडब्ल्यू का सेशन अलग से नहीं होगा बेटा, हम साथ में ही लेके चलते हैं, पता भी नहीं चलेगा कौन सा जेडब्ल्यू है कौन सा एनसीईआरटी है। हर एक टॉपिक को जेडब्ल्यू मान के पढ़ना है, हर एक टॉपिक को जेडब्ल्यू मान के चलना है। वेरी गुड, 55 56 लोगों ने हैंड रेज किया है, अच्छा लगा ये सब देख के। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ, अभी यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास प्रोटॉन है 20 और न्यूट्रॉन्स है 18। प्रोटॉन है 20 और न्यूट्रॉन्स है 18। तो आप मुझे बताइए ओवरऑल चार्ज कितना रहेगा? ओवरऑल चार्ज कितना रहेगा? एक न्यूट्रॉन का चार्ज 0, 18 न्यूट्रॉन का चार्ज 0, एक प्रोटॉन का चार्ज +1
20 प्रोटॉन का चार्ज प्लस 20, इनको मिलाएंगे तो ओवरऑल चार्ज बनेगा प्लस 20, तो इसका ओवरऑल चार्ज रहेगा प्लस 20। क्लियर है बेटा? माइनस नहीं आएगा बेटा, माइनस नहीं आएगा, वो प्लस आएगा। ठीक है, तो ये रहेगा प्लस 20। ओके, चलिए समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा लेवल के हिसाब से लेके जाते हैं। लेवल के हिसाब से जाना है तो बॉक्स को थोड़ा सा बड़ा करेंगे। इस बॉक्स के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 18 है। इस बॉक्स के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 19 है और इस बॉक्स के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 20 है। तो आप मुझे बता सकते हो इस बॉक्स का ओवरऑल चार्ज क्या रहेगा? कैन यू? आई एम आस्किंग अबाउट द ओवरऑल चार्ज। अभी भी बहुत सारे लोगों का आंसर गलत है और आपका जो आंसर है ना वो चार्ज के साथ होना चाहिए, इस साइन के साथ होना चाहिए। दैट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो चार्ज के हिसाब से देना है। चलिए, हाँ अब देखो मैं आंसर इधर लिखता हूं, सॉल्यूशन ध्यान देना है। ठीक है, एक प्रोटॉन का चार्ज होता है +1, 18 प्रोटॉन है तो चार्ज रहेगा +18। एक न्यूट्रॉन का चार्ज होता है 0 तो इसका ओवरऑल चार्ज बन जाएगा 0। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1 तो 20 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज रहेगा -20। सही है? +18 -20 दैट इज -2, +18 -20 -2, तो इसके ऊपर का ओवरऑल चार्ज रहेगा -2। जिनको समझ में आ गया है हैंड रेज करेंगे, डाउट्स है तो चैट बॉक्स में लिखेंगे। धैर्य बेटा वो सब बाद में देखेंगे, पहले चार्ज कैसे आएगा वो देखेंगे। ठीक है धैर्य, आप जो बोल रहे हैं उसके तरफ भी जाएंगे लेकिन वो बाद में। ठीक है, अभी सिंपल तरीके से लेते हैं, फिलहाल लो रखते हैं, हाई लेवल पे नहीं जाते। ठीक है, नाउ आई एम चेंजिंग, दिस इज 22, दिस इज 21, दिस वन। अब क्या होगा? अब क्या होगा? What will be the overall charge? कुछ लोगों का सब सेकंड में आंसर आ गया। देखो बेटा, कुछ लोगों का तो सेकंड में आंसर आ गया, सेकंड में 2 सेकंड के अंदर उनका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसका ओवरऑल आंसर जो रहेगा दैट विल बी +1, दैट विल बी +1, दैट विल बी +1। ठीक है, ओके। तो आज के लिए हम इतना ही देखते हैं, बाकी जो रहेगा वो इसी टॉपिक को हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, इसी टॉपिक को हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।